मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मोहित जैन और आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने सी इन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का जिक्र किया था। हम सी इन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से मुखातिब हुए थे। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया था जिसके ज़रिए हमने इन्हें समझने की कोशिश की थी। आज के इस लेक्चर में उसी सिलसिले को जारी रखते हुए सी इन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को और ज़्यादा करीब से जानने की अब हम कोशिश करने वाले हैं। एक एग्जांपल और हम लेंगे जिसके ज़रिए हम सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को और गहराई से समझ पाएँ। तो साथियों, जैसा कि आप लोग अभी इस वक्त यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव हमने लिखा हुआ है प्रोग्राम का, राइट ए प्रोग्राम which takes 3 integers as input and displays their sum। मतलब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना होगा कि जो 3 इंटीजर को एज ए इनपुट लेता है। 3 इंटीजर वैल्यूज़ हमें उससे रन टाइम पर इनपुट करवाना है और उनका सम कैलकुलेट करके आउटपुट स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले करवाना है। इस तरह का हमें प्रोग्राम यहाँ पर बनाना है साथियों। तो साथियों, हमने यहाँ से हमारे इस प्रोग्राम को बनाने का शुभारंभ कर दिया है। सबसे पहले हमने लिख दिया है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यानी कि हमने आईओ स्ट्रीम नाम की इस हेडर फाइल को यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में शामिल किया है, जो कि सपोर्ट करेगी सी इन को और सी आउट को, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। फिर हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और फिर हमने लगाया है सेमीकोलन। नेम स्पेस क्या होता है, इसे आगे जाकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब साथियों, यहाँ से हमारे मेन फंक्शन की कहानी होती है शुरू। तो अब हमें यहाँ पर 3 इंटीजर वैल्यूज़ रन टाइम पर इनपुट करवाना है दोस्तों। तो 3 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर भी हमें करवाना होगा। तो 3 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, वेरिएबल ए, बी और सी। और इन तीनों का जो टाइप है वो हमने यहाँ पर लिया है इंट टाइप। अब एक वेरिएबल और मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ एस नाम का। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एस नाम का वेरिएबल यहाँ पर हमने क्यों डिक्लेयर किया है। तो हमें यहाँ पर ए, बी और सी, इन 3 वेरिएबल्स में जो इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर होंगी रन टाइम पर, उनका सम कैलकुलेट करके उस सम को स्टोर करना है एक जगह पर। तो वो कहाँ स्टोर होगा, वो सम की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, तो वो वैल्यू स्टोर होगी इस एस नाम के वेरिएबल के अंदर। इसलिए हमने ये एक चौथा वेरिएबल एस नाम का वेरिएबल यहाँ पर ले लिया है। अब दोस्तों, हमारे पास वेरिएबल्स अवेलेबल है। रन टाइम पर हमें उनके अंदर वैल्यूज़ इनपुट करवानी है। तो यहाँ हम एक मैसेज दे देते हैं सबसे पहले। तो साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है आउटपुट स्क्रीन पर। यहाँ हमने सबसे पहले सी आउट ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर उसके आगे हमने इंसर्शन ऑपरेटर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। सी आउट के साथ हम इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप लोग पहले देख चुके हैं। फिर डबल कोट्स के अंदर हमने एक मैसेज यहाँ पर लिख दिया, एंटर फर्स्ट इंटीजर, जिसे पढ़कर यूज़र को ये समझ में आ जाएगा कि उसे पहला इंटीजर एंटर करना है। ये यूज़र के लिए है दोस्तों ये मैसेज। अब दोस्तों, इस मैसेज को पढ़कर यूज़र ये समझ जाएगा कि उसे एक पहली इंटीजर वैल्यू एंटर करना है। यहाँ पर 3 इंटीजर वैल्यूज़ हमें यूज़र से इनपुट करवानी है, उसमें से पहली इंटीजर वैल्यू यहाँ अब यूज़र को एंटर करना है। तो जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसे हमें एक वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। तो जो फर्स्ट इंटीजर वैल्यू है उसे हम स्टोर करवा लेते हैं वेरिएबल ए के अंदर। अब साथियों, यहाँ हमने अगला इंस्ट्रक्शन लिख दिया है जिसके अंदर हम सी इन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हमने लिखा है सी इन, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और फिर हमने लिख दिया है उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल के अंदर हम फर्स्ट इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, स्कैनएप की तरह कोई परसेंटेज डी लगाने का या m% लगाने का यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है। अब दोस्तों, अगली लाइन में हमने ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा है, इसके ज़रिए हमने यूज़र को
फिर से एक मैसेज दिया है एंटर सेकंड इंटीजर, ताकि यूज़र को ये समझ में आए कि हाँ अब उसे दूसरी इंटीजर वैल्यू एंटर करना है। और जो भी दूसरी इंटीजर वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उस इंटीजर वैल्यू को हमने संजो के कहाँ रख लेना है, वेरिएबल बी के अंदर। इसीलिए हमने सी इन लिखा। सी इन ऑब्जेक्ट के आगे हमने लगाया है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और फिर हमने लिख दिया है उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल के अंदर हम सेकंड इंटीजर की वैल्यू को स्टोर करवा लेना चाहते हैं। और वो वेरिएबल है हमारा ये वेरिएबल जिसका कि नाम है बी। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हमने यूज़र को मैसेज दे दिया है एंटर थर्ड इंटीजर। तीसरा इंटीजर अब यूज़र एंटर करेगा और तीसरी इंटीजर वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगी, वेरिएबल सी के अंदर। तो साथियों यहाँ तक आते आते हमारे पास इन तीन वेरिएबल्स में यूज़र के द्वारा एंटर की गई तीन इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी होंगी। अब अगला काम हमारा क्या होगा दोस्तों, तीन इंटीजर वैल्यूज़ तो हमारे पास आ चुकी है। अब जो अगला महत्वपूर्ण काम हमें करना है वो ये है कि इन तीनों इंटीजर वैल्यूज़ का हमें सम कैलकुलेट करना है और उस सम को हम कहाँ स्टोर करवा लेंगे, वेरिएबल एस के अंदर। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या एक्सप्रेशन में अगला लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो साथियों आप देख सकते हैं अगला जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखा है वो लिखा है एस असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी तीनों का हो जाएगा सम कैलकुलेट और वो सम जो भी निकल कर आएगा वो स्टोर हो जाएगा वेरिएबल एस के अंदर। अब साथियों यहाँ से सम की वैल्यू कैलकुलेट होकर वेरिएबल एस में जाकर स्टोर हो गई है और इस स्टेटमेंट से अब आप समझ सकते हैं हम यहाँ क्या करवाने वाले हैं। जो भी सम हमारा कैलकुलेट होकर आया है उसकी वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। आगे एक मैसेज आएगा सम इज़ और उसके आगे जो भी सम की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि जो भी वैल्यू इस एस नाम के वेरिएबल में स्टोर है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि सम है ए बी और सी का। फिर आखिर में रिटर्न 0 हमने लिखा है और आखिर में हमने कर्ली ब्रेसेस को कर दिया है क्लोज, कर दिया है बंद। अब चलिए साथियों इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो होगा ये। जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, मेमोरी में 4 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का जन्म हो जाएगा दोस्तों। अब 4 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का मेमोरी में अगर जन्म होगा तो इन्हें मेमोरी में कुछ जगह मिलेगी, कुछ स्पेस मिलेगी, इनका कुछ एड्रेस होगा। अब यहाँ जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं कोड ब्लॉक्स के अंदर, तो ये हमारा 32 बिट का कंपाइलर है। तो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल की साइज़ होती है 4 बाइट, जबकि टर्बो के टाइम पर जब हम टर्बो में प्रोग्रामिंग करते थे, जब हमने सी प्रोग्रामिंग की थी, टर्बो का कंपाइलर हमने यूज़ किया था, वो 16 बिट का कंपाइलर था। वहाँ पर इंटीजर वेरिएबल की साइज़ होती थी 2 बाइट और यहाँ पर इन इंटीजर वेरिएबल्स की साइज़ कितनी होगी दोस्तों, अब 4 बाइट्स। तो साथियों जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, मेमोरी में जन्म हुआ इन 4 वेरिएबल्स का ए बी सी और एस नाम के। हर एक वेरिएबल का यहाँ अपना एक एड्रेस होगा। तो हमने मान लिया है कि ए का एड्रेस 1000 है, बी का एड्रेस 2000 है, सी का एड्रेस 3000 है, एस का एड्रेस 4000 है। समझने के लिहाज से हमने ऐसा मान लिया है। एक्चुअल मेमोरी एड्रेसेस कुछ और होंगे, कुछ और हो सकते हैं, कंप्यूटर अपने हिसाब से मेमोरी एलोकेट करता है। और ये इनिशियलाइज किस वैल्यू से हुए होंगे दोस्तों, हमने तो इन्हें इनिशियलाइज नहीं किया है, पर बाय डिफ़ॉल्ट ये हर एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ होगा एक गार्बेज वैल्यू से। याद करें आप, हमने जब स्टोरेज क्लासेस ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा था तो वहाँ हमने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ा था। तो क्योंकि यहाँ पर ये चारों ही वेरिएबल्स ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स होते हैं। अगर आप भूल गए हैं वो वाला कॉन्सेप्ट तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में हमारा स्टोरेज क्लास वाला जो चैप्टर है वो वहाँ से आप पढ़ लें। अब साथियों मान लेते हैं ये है हमारी आउटपुट स्क्रीन। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा ये वाला। अब ये वाला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा दोस्तों तो बताइए क्या होने वाला है। यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर कुछ प्रिंट होने वाला है। क्या प्रिंट होने वाला है, एंटर फर्स्ट इंटीजर
ये लाइन हूबहू यहाँ डबल कोट्स के अंदर हमने लिखी हुई ये जो लाइन है, ये हूबहू ये सी आउट और ये इंसर्शन ऑपरेटर मिलकर यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर इसे प्रिंट कर देंगे। यहाँ आगे हमने एक स्पेस भी दिया दोस्तों हमारे प्रोग्राम की सुंदरता के लिए, ताकि दिखने में ऐसे खिचड़ी ना दिखे दोस्तों। सारी चीज़ें एक साथ अगर चिपकी हुई सी दिखती है अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम सुंदर नज़र आए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्पेस छोड़ दिया है। अब साथियों ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ठहर जाएगा। क्यों ठहर गया है हमारा प्रोग्राम दोस्तों यहाँ पर? क्योंकि अब यहाँ ये सीन हमसे कुछ चाहता है, एक डिमांड कर रहा है। ये चाहता है कि एक इंटीजर वैल्यू इंटर कर दे रे यूज़र, ताकि उस इंटीजर वैल्यू को मैं इस ए नाम के इंटीजर टाइप के वेरिएबल में जाकर स्टोर करवा सकूं। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर वैल्यू टाइप कर दी 10 और एंटर की प्रेस कर दी। जिस पल हमने एंटर की प्रेस की दोस्तों यहाँ पर, ठीक उसी पल ये जो इंटीजर है 10 ये कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, किस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा? तो दोस्तों ये जाकर स्टोर हो जाएगा वेरिएबल ए के अंदर। ये सी इन और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस वैल्यू 10 को भेज देंगे इस वेरिएबल ए के अंदर, तो यहाँ आकर स्टोर हो जाएगा 10। फिर अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। अगले इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पर एक मैसेज प्रिंट होने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर सेकंड इंटीजर। अब जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ठहरेगा, क्योंकि यहाँ हमें एक इंटीजर वैल्यू एंटर करना होगी। तो हमने एक और इंटीजर वैल्यू एंटर की, यहाँ पर मान लेते हैं 20 20। ये 20 कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा? ये 20 जाकर स्टोर हो जाएगा वेरिएबल बी के अंदर। तो वेरिएबल बी में चला गया है 20। उसी तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा एंटर थर्ड इंटीजर। फिर जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो दोस्तों अब अगली इंटीजर वैल्यू हमने एंटर कर दी है 30। ये 30 जाकर स्टोर हो जाएगा वेरिएबल सी के अंदर। तो साथियों जब हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ तक पहुँचेगा तो अब हम उस मुकाम पर आ पहुँचे हैं जब हमारे पास 3 इंटीजर वैल्यूज़ आ चुकी हैं और तीनों इंटीजर वैल्यूज़ आप देख सकते हैं वेरिएबल ए बी और सी में आ चुकी है, जो हमने यूज़र से इनपुट करवाई है, जो रन टाइम पर हमने इनपुट करवाई है। अब अगला काम क्या था हमारा? इन तीनों का सम करवाना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगले इंस्ट्रक्शन में हम वही काम कर रहे हैं, उसी कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ से ए बी और सी तीनों का हो जाएगा सम और इनके सम से जो रिज़ल्ट मिलेगा वो जाकर स्टोर हो जाएगा वेरिएबल एस के अंदर। वो रिज़ल्ट असाइन हो जाएगा वेरिएबल एस में। तो 10 20 और 30 का सम करने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होती है 60 60। तो 60 इस एस नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो गया है साथियों। अब अगले इंस्ट्रक्शन पर गौर फरमाइएगा साथियों। यहाँ हम इस एस की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, पर सूखा सूखा एस की वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट नहीं करवा रहे हैं। इसके साथ आगे हम एक मैसेज भी दे रहे हैं। तो हमने आगे लिखा है सम इज़, तो आउटपुट स्क्रीन पर हूबहू प्रिंट हो जाएगा सम इज़। तो सम इज़ यहाँ से प्रिंट हो गया। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर एक इंसर्शन ऑपरेटर लगाया है। इस मैसेज को हमने इस इंसर्शन ऑपरेटर के साथ सेपरेट करके फिर वेरिएबल का नाम लिखा है एस। इस एस को हम डबल कोट्स में नहीं लिख सकते क्योंकि हमें एस हूबहू प्रिंट नहीं करवाना है, एस की वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो एस की वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगी जो कि कितनी है साथियों? 60। सम इज़ 60। फिर इसके बाद यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट है और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट नज़र आएगा साथियों। अब साथियों इस प्रोग्राम को बनाने का एक और तरीका हम देख लेते हैं। हो सकता है आप सभी के दिमाग में वो तरीका आ भी रहा होगा, जिससे प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा कम लाइन का प्रोग्राम ही हो जाएगा। लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाइंस ऑफ कोड इसमें थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाएगा। तो आइए उस तरीके से भी इसको बनाकर हम देख लेते हैं। अब साथियों जो पिछला वाला तरीका था ना, उसमें हमने जो इंटीजर वैल्यूज स्टोर करवाई थी ए बी सी के अंदर, वो कैसे स्टोर करवाई थी? पहले हमने एक मैसेज दिया एंटर फर्स्ट इंटीजर, फिर वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवाई, एक सीन वेरिएबल ए के लिए लगाया, फिर हमने वापस एक मैसेज दिया एंटर सेकंड इंटीजर, और फिर हमने सीन के ज़रिए वेरिएबल बी में
वैल्यू इंटर करवाई। एक इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा वेरिएबल बी में वैल्यू इंटर करवाने के लिए हमने लिखा। फिर उसी तरह से फिर हमने मैसेज लिखा एंटर थर्ड इंटीजर, और फिर थर्ड इंटीजर को वेरिएबल सी में स्टोर करवाने के लिए फिर पूरा का पूरा एक इंस्ट्रक्शन और लिखा। तो ऐसे करते करते हमने 6 इंस्ट्रक्शंस लिख डाले दोस्तों। तो वो काम हम चाहें तो 2 इंस्ट्रक्शन में ही कर सकते हैं। कैसे 2 इंस्ट्रक्शन में? पहले तो हम एक मैसेज लिख देते हैं। तो साथियों हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया एंटर 3 इंटीजर्स। इस बार हमने यूज़र से तीनों इंटीजर एक साथ मांग लिए। हमने कह दिया कि 3 इंटीजर एंटर कर दे रहे यूज़र, एक साथ ही कर दे, एक के बाद एक 3 इंटीजर वैल्यू एंटर करता चला जा। तो जैसे ही यूज़र ये मैसेज पढ़ेगा उसके दिमाग के गधे घोड़े बनकर दौड़ेंगे और उसे समझ में आएगा कि उसे 3 इंटीजर वैल्यूज़ यहाँ पर एंटर करना है। अब साथियों अगला जो इंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने लिखा है सी इन, फिर हमने लगाया है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर हमने लिखा वेरिएबल ए का नाम जिसमें कि हमें पहली इंटीजर वैल्यू एंटर करवानी है, तो हमने लिखा वेरिएबल ए का नाम। फिर इसके बाद दोस्तों हमने लगाया एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और लिखा है वेरिएबल बी का नाम। तो यहाँ इन वेरिएबल्स को हम बीच में सेपरेट कर रहे हैं दोस्तों एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से। ऐसा नहीं करना है कि ए लिखा और फिर सीधा बी लिख दिया, वैसा नहीं करना है। बीच में इनको पे क्या भी करना है साथियों, सेपरेट भी करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। फिर अगला वेरिएबल कौन सा है दोस्तों, वेरिएबल सी, जिसमें हमें थर्ड इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और उसके बाद लिख देंगे वेरिएबल सी का नाम और फिर हमने लगा दिया सेमीकोलन। तो ये पूरा का पूरा एक इंस्ट्रक्शन हो गया और इस एक इंस्ट्रक्शन में हम ए बी सी तीनों ही वेरिएबल्स में 3 इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर करवा पाएंगे इस एक ही इंस्ट्रक्शन के ज़रिए। तो अननेसेसरी हमें उतनी 3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ ये जो स्टेटमेंट हमने दोस्तों लिखा हुआ है इसके अंदर आप देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हमने एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया है। इस एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप देख सकते हैं, इस एक ही स्टेटमेंट में, सिंगल स्टेटमेंट में हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया है। यहाँ हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को 3 बार इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की हो रही है कैस्केडिंग। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है कैस्केडिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स। ठीक है, इंटरव्यू में कभी हो सकता है कोई पूछ ले आपसे। अब साथियों इस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हमारे पास 3 इंटीजर वैल्यूज़ आ जाएंगी और स्टोर हो जाएंगी वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी के अंदर। अब अगला काम क्या बचा, 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, 3 इंटीजर वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब इनका हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला इंस्ट्रक्शन हमने क्या लिख देना है, एस असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से साथियों ए बी सी तीनों का सम एस में जाकर असाइन हो जाएगा। अभी हमने कुछ देर पहले इस चीज़ को देख लिया और अब आप सम की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने फिर से यहाँ लिखा है सी आउट और इसके अंदर हमने लिख दिया सम इज, थोड़ा सा यहाँ स्पेस देते हुए फिर हमने लिख दिया एस और आखिरी में रिटर्न 0। हमारा प्रोग्राम हुआ मुकम्मल। अब चलिए दोस्तों इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपको पता ही है क्या होगा, मेमोरी में 4 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का जन्म हो जाएगा, किलकारियाँ गूंज उठेगी। अब उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते ही आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज हूबहू प्रिंट हो जाएगा। अब दोस्तों इस मैसेज के प्रिंट होने के बाद यहाँ पर अब अगला इंस्ट्रक्शन ये वाला एग्जीक्यूट होगा और इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के साथ ही हमारे प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पर थम जाएगा, रुक जाएगा। अब हमें यहाँ पर 3 इंटीजर वैल्यूज़ इंटर करना होगी। तो यहाँ 3 इंटीजर वैल्यूज़ अब हम 1 बाय 1 एंटर करेंगे। तो सबसे पहली इंटीजर वैल्यू हमने एंटर कर दी दोस्तों 10। अब जैसे ही 10 यहाँ हमने टाइप किया और एंटर की प्रेस की तो ये 10 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, वेरिएबल ए के अंदर चला जाएगा। तो वेरिएबल ए में जाकर स्टोर हो जाएगा 10 और दोस्तों कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा। अब अगली इंटीजर वैल्यू हम यहाँ टाइप कर देते हैं 20।
अब ये 20 टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये 20 कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल बी के अंदर। तो वेरिएबल बी में आ गया है 20। फिर जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक हो रहा होगा। अब तीसरी इंटीजर वैल्यू हम एंटर कर देते हैं। तो जैसे यहाँ हमने टाइप किया 30, हम मान लेते हैं हमारी तीसरी इंटीजर वैल्यू है 30। 30 टाइप करने के बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो ये 30 कहाँ पहुँच जाएगा, वेरिएबल सी के अंदर। तो 30 जाकर स्टोर हो गया है वेरिएबल सी के अंदर। अब साथियों यहाँ तक आते आते हमारे पास ए बी सी तीनों में 3 इंटीजर वैल्यूज़ जाकर स्टोर हो गई। अब साथियों जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा ए बी सी तीनों का सम एस में जाकर स्टोर हो जाएगा, जो कि आएगा 60। अब आगे क्या होगा, अब आगे यहाँ इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा जिसके ज़रिए आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा सम इज एस। क्या एस प्रिंट होगा? जी नहीं दोस्तों, प्रिंट होगा सम इज 60, एस की वैल्यू। और फिर आगे हमारा ये स्टेटमेंट रिटर्न 0, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मुकम्मल हुआ। अब साथियों आप चाहे तो इस प्रोग्राम को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, मेमोरी के लिहाज से इसे थोड़ा और एफिशिएंट भी बना सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर ये वेरिएबल एस ना भी ले तो भी हमारा काम हो जाएगा। हमें क्योंकि ए बी और सी का सम डिस्प्ले करवाना है, तो हम बजाय कि इनके सम को वेरिएबल एस में स्टोर करवा कर फिर एस की वैल्यू को प्रिंट करवाएं, इससे बेहतर है कि सीधा यहीं पर हम ए बी सी तीनों के सम की वैल्यू को सीधा यहीं कैलकुलेट करें, इस सी आउट में ही कैलकुलेट करें और इस सी आउट में ही प्रिंट करवा दें। देखिए कैसे। अब साथियों उसी प्रोग्राम में हमने छोटा सा चेंज कर दिया, छोटी सी तब्दीली कर दी। यहाँ पर वेरिएबल एस था, अब उस वेरिएबल को हमने लिया ही नहीं, यहाँ डिक्लेयर ही नहीं किया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? तो ऐसा करने से जो फ़ायदा हुआ है दोस्तों वो ये हुआ है कि 4 बाइट हमारे बच गए। अब यहाँ दोस्तों जो एक्सप्रेशन था जो हमने लिखा हुआ था एस असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस बी प्लस सी सेमी कॉलन, उसको हमने हटा दिया है। उसकी जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, इस सी आउट में ही हमने यहाँ जहाँ हम पहले एस लिख रहे थे, अब एस की जगह पर हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस सी आउट के ज़रिए एक मैसेज जब प्रिंट होगा तो पहले प्रिंट होगा सम इज़, और यहाँ से ए बी सी तीनों का जो सम होगा उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर अभी भी आपको सेम वैसा का वैसा ही आउटपुट मिलने वाला है। फ़ायदा ये हुआ कि वेरिएबल एस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मेमोरी बच गई 4 बाइट। दूसरा, एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एक इंस्ट्रक्शन और कम हो गया। तो प्रोग्राम हमारा जिससे कि थोड़ा और एफिशिएंट हो गया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।